किसी ने नहीं सोचा था कि बूढ़ा साधु जो अभी अभी एक कमांडर को विदा करके आया था जल्दी से मंदिर के हॉल में लौटा और दान में मिले सामान को खोलने लगा। लेकिन अजीब बात यह थी कि वो मिठाई खाने नहीं बल्कि डिब्बे के ढक्कन को बार बार टटोल रहा था। आखिरकार उसे डिब्बे के नीचे एक लिफाफा मिला। उसने तुरंत गुहा में छिपा रास्ता खोला, एक रेडियो निकाला और महत्वपूर्ण जानकारी यानान भेजने लगा। लेकिन उसे क्या पता कि उसी वक्त एक खुफिया गाड़ी धीरे धीरे मंदिर की ओर आ रही थी। 2 जासूस वहां आराम करने आए थे, लेकिन उन्हें अजीब सिग्नल मिला। जल्द ही उनकी गाड़ी मंदिर के पास पहुंची। जब वो अंदर जांच करने गए तो वहां कोई नहीं था। एक जासूस ने गुहा की मूर्ति को देखकर सिर झुकाया, लेकिन उसे मूर्ति में कुछ गड़बड़ लगी। से ही वो उसे छूने गया। साधु ने चिल्लाकर रोका, श्रद्धालु, भगवान का अपमान मत करो, बुरा होगा। जासूस को शक हुआ। उसने अपने साथी से कहा, इस साधु पर नजर रखो, ये कोई साधारण इंसान नहीं लगता। बड़ा मंदिर छोड़कर इस छोटे मंदिर में रहता है, शायद कोई बड़ा साधु हो, लेकिन मुझे लगता है ये कम्युनिस्ट नहीं हो सकता। मैंने मंदिर में कोई एंटीना नहीं देखा। कल से इस इलाके में सिग्नल की जांच करेंगे। सारी बात साधु ने सुन ली। उसने समझ लिया कि अब रेडियो इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उसने खंभे में छिपा एंटीना वापस खींच लिया, लेकिन उसकी ये गलती शहर के गुप्त कार्यकर्ताओं के लिए मुसीबत बन गई। वांग झेंचुआन ने सेना की टुकड़ियों की हलचल की खबर जुटाई थी, लेकिन शहर में 24 घंटे गश्त करने वाली जासूसी गाड़ियों की वजह से लंबी खबर भेजना मुश्किल था। अगर 3 दिन में खबर न भेजी गई तो सेना को बड़ा नुकसान हो सकता था। शियाओची ने खतरनाक मिशन लेने की ठानी। घर पहुंचकर उसने अपने साथी को फोन किया कि रिश्तेदार बीमार है, उसे गाड़ी चाहिए। फिर उसने अपनी पत्नी से कहा कि ठीक 12 बजे खबर भेजे, उससे पहले वो जासूसों की गाड़ी को दूसरी तरफ ले जाएगा। खबर भेजने के बाद उसे इंतजार न करके जिम्मेदारी निभाने को कहा। उसने बताया कि नदी किनारे एक मछुआरा उसे पीछे ले जाएगा और रास्ते में वो मिलेंगे। पत्नी को कुछ शक नहीं हुआ, लेकिन ये उसका आखिरी अलविदा था। जब पत्नी सो रही थी, शियाओ ने चुपके से कैन में रखा रेडियो निकाला और जोड़ा। साथी से तय जगह पर गाड़ी ली। रात को शहर में कर्फ्यू था, बिना पास के कोई जा नहीं सकता था। शियाओ ने गाड़ी फुल स्पीड में भगाई और बैरियर तोड़ दिया। पीछा करने वाले थोड़ा पीछे रह गए। उसने गाड़ी एक कोने में छिपाई, लाइट बंद की और सांस रोके बैठ गया। जब जासूस पास से गुजरे, वो दूसरी तरफ निकला, एक खाली जगह ढूंढी, रेडियो को गाड़ी की बैटरी से जोड़ा और खबर भेजने लगा। शहर की जासूसी गाड़ियां जो अमेरिकी थीं, ने सिग्नल पकड़ लिया। शियाओ ने जानबूझकर रेडियो की ताकत बढ़ाई, जिससे सारी गाड़ियां शहर के बाहर चली गईं। जासूसों ने उसे पकड़ने की ठानी। इस बीच उसकी पत्नी ने ठीक समय पर खबर भेजी। शियाओ का मकसद था जासूसों को भटकाना, ताकि उसकी पत्नी खबर भेज सके और उसे भागने का वक्त मिले। जब जासूस उसे पकड़ने पहुंचे, वो अभी भी रेडियो चला रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान थी। जासूसों की सरदार जुआंग मेजियाओ को शक हुआ कि ये टाइगर को पहाड़ से हटाने की चाल है। उसने तुरंत कुछ लोगों को शहर वापस भेजा। जब जासूस शियाओ को पकड़ने आए, उसने ग्रेनेड निकाला और खुद को उड़ा लिया। दुश्मनों को भी ले गया। जुआंग मेजियाओ जब शियाओ के घर पहुंची तो वहां कोई नहीं था। उसकी 7 महीने की गर्भवती पत्नी जंगल में भाग रही थी। उसे नहीं पता था कि नदी किनारे जासूसों की एक टुकड़ी थी। पुराने घाटों पर अक्सर गुरिल्ला लोग कम्युनिस्टों को लेने आते थे। जैसे ही नाव किनारे लगी, जासूसों ने हमला किया। जेन जेन ने नाव देखकर कोयल की आवाज निकाली, जो उनका कोड था। नाविक ने जासूसों से लड़ाई शुरू की। नाव हिलने लगी और एक गोली की आवाज आई। जेन जेन ने तुरंत दिशा बदली और भागी, लेकिन जासूस पीछे पड़ गए। गर्भवती होने की वजह से वो धीमी थी, पैरों से खून बह रहा था। आखिर में वो ठोकर खाकर गिर पड़ी। उसका सिर पत्थर से टकराया। जब जासूस पहुंचे, वो आखिरी सांस ले रही थी। एक जासूस मावू ने गुस्से में अपने साथी को लात मारी। इतना जरूरी कम्युनिस्ट था, तूने खुद फैसला कैसे लिया? उसने पूछा कि उसे जिंदा ले जाना चाहिए या नहीं, लेकिन समय नहीं था। आखिर में जेन जेन भी मर गई। शियाओ और जेन जेन ने अपनी बहादुरी से मिशन पूरा किया, लेकिन उनकी जिंदगी 25 साल की उम्र में थम गई। बाद में वांग झेंचुआन और जूजी ने चुपके से दोनों को श्रद्धांजलि दी। जासूसों का ये खून का कर्ज वो हमेशा याद रखेंगे।